हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ लक्ष्य पवार, आपका अपना बायोलॉजी मेंटर। आज हम यहाँ पर क्लास 12 के चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12 हम किसके अंडर पढ़ते हैं? हमारे पराक्रम बैच। जो बच्चे क्लास 12 में आए हैं और नेक्स्ट ईयर नीट एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, उनके लिए हमारे बैच है और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर क्लास 11th के लिए है हमारे निर्माण बैच, क्लास 12th के लिए है पराक्रम बैच और ड्रॉपर के स्टूडेंट्स के लिए है हमारा अभ्यास बैच। यहाँ पर निर्माण बैच जो है, जो अभी बच्चे क्लास 10th क्लियर करके क्लास 11th में अपीयर हुए हैं और अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 2027 में नीट को यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सुटेबल है हमारे पराक्रम बैच। सेकेंड हम बात करते हैं जो बच्चे 11th क्लियर करके अभी 12th में आ गए हैं और अगले साल वो 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स देंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर 12th के साथ में नीट का एग्ज़ाम भी देंगे, उनके लिए है हमारा पराक्रम बैच, जिसमें हम 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ बच्चे को नीट की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। अभ्यास बैच, ये वो बैच है जो 12th क्लियर्ड स्टूडेंट के लिए है, जो ड्रॉप करके किसी रीज़न से जिनका नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उनके लिए बना है। यहाँ पर जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच सुटेबल है, जो कि नेक्स्ट ईयर वापस से नीट 2026 में अपीयर होंगे। क्लियर है सभी को? तो ये 3 बैचेस हमारे लाइव होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी आपके लिए सुटेबल बैचेस हों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, इंट्रोडक्शन। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे सिंपल सी कुछ बातें बताऊँगा जो कि हमारे इंट्रोडक्शन में दी गई है। चैप्टर के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं कहूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर होगा तो एक ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, उस रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर ही वो रिप्रोडक्शन कर पाता है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। जानते हैं सभी रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमंस देखें तो ह्यूमंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होता है फीमेल। मतलब मैं कहूँ ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं। सेक्सुअल बेसिस पे ये 2 तरह के दिखाई देते हैं, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल्स कहलाएंगे, जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा वो फीमेल्स कहलाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों तरह के ह्यूमंस की, मेल की और फीमेल की, तो दोनों को रिप्रोडक्शन करने के पहले अपने अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनानी पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं गैमीट्स। तो गैमीट्स का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? सबसे फर्स्ट टर्म हमारी यही है कि गैमीट्स का जो प्रोडक्शन है ये क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पर? गैमेटोजेनेसिस। देखिए, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म बन रहा है या ओवा बन रहा है, और कहाँ बनता है? ये हमारे गॉनेड्स में। क्या कहाँ बनता है? हमारे ये गॉनेड्स में बनता है। उन्हें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर स्पर्म किस में बनेगा? मेल्स में। स्पर्म किस में बनेगा? यहाँ पर मेल्स में। और ओवा किस में बनता है? हमारे फीमेल में। तो मैं कहूँ ये हमारे ओवा क्या है? फीमेल गैमेट है। ये स्पर्म क्या है? मेल्स में होता है, तो ये मेल गैमीट है। क्लियर है? ये हमारे, हम कहें तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे गैमीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कहें तो हमारी बॉडी में सारी सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉयड। 2n, राइट, 2n क्रोमोसोम्स कंटेन करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा गैमीट्स की, तो जब गैमीट्स होता है तो हमारी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस प्रोसेस होगा। मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जब गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे गैमीट्स में प्लॉइडी जो है वो कैसी होगी? हैप्लॉइड। प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ओवा भी हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होता है। ओवम किस में होगा? फीमेल्स में। स्पर्म किस में होगा? मेल्स में। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं
तो दो डिफरेंट गैमीट्स, मतलब एक मेल का स्पर्म, एक फीमेल का ओवम, दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड। जब फ्यूज होंगे, दोनों के क्रोमोसोम से मिक्स होंगे, दोनों का कंटेंट पूरा मिक्स होगा, तो फिर ये कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? फर्स्ट सेल बनाएगा जाइगोट, जिसे हम कहेंगे वो डिप्लॉयड होगी। जाइगोट कैसा होगा हमारा? डिप्लॉयड। दूसरी टर्म देखते हैं इंसेमिनेशन। दूसरी टर्म देखते हैं इंसेमिनेशन। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जब हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों तो बना लिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, पर इन गैमेट्स का फ्यूजन होना है। दोनों गैमेट जब फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तभी आगे जाके ये प्रोसेस बढ़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट जो स्पर्म होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कराना पड़ेगा। और फीमेल जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब एंटर होगा स्पर्म, द प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन किस में हेल्प करता है? हमारे फर्टिलाइजेशन होने के लिए इंसेमिनेशन होना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए इंसेमिनेशन होना ज़रूरी है। अब इंसेमिनेशन जो है दो तरह से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। इट मीन्स एक नेचुरल फिजिकल कांटेक्ट से अगर स्पर्म फीमेल में एंटर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर स्पर्म को हम लोग लेबोरेटरी में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू अगर हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हमारे स्पर्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, कहाँ पर? वुमन जेनिटल ट्रैक्ट या वुमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। किसके लिए किया जाएगा? ताकि वो फर्टिलाइजेशन अचीव कर सके, इसके लिए ये किया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा इंसेमिनेशन। जब फीमेल बॉडी में मेल गैमेट जा चुका है तो एक ही बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों गैमेट है, दोनों गैमेट अगर फ्यूज हो जाते हैं और क्या कहलाएगा वो प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या बनेगा? जायगॉट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या बनेगा? हमारा जायगॉट। तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारे यहाँ पर स्पर्म, राइट, और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो क्या बना देंगे? हमारे जायगॉट। क्या बना देंगे? जायगॉट। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये क्या है? स्पर्म। ये क्या है? हमारे ओवा, या हम इसको ओवम भी बोल सकते हैं। जब ये फ्यूज होता है तो ये क्या बनाता है? हमारे यहाँ पर जायगॉट। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो स्पर्म मैंने क्या बोला था? हैप्लॉइड होगा, एन। यहाँ पर ओवा भी क्या होगा? हमारा हैप्लॉइड होगा, एन। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जायगॉट। और जायगॉट कैसा स्ट्रक्चर बनता है? हमारा 2n स्ट्रक्चर, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जितने होने चाहिए 46 वो प्रेजेंट होते हैं। 23 स्पर्म से, 23 ओवा से मिक्स होते हैं। और कितने होते हैं जायगॉट में? हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो जायगॉट क्या है? हमारी एक सिंगल सेल है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जायगॉट हमारे ऑफ स्प्रिंग की फर्स्ट सेल है। क्या कहूँगा मैं? ऑफ स्प्रिंग की फर्स्ट सेल है। तो द प्रोसेस वेयर अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट fuse to form a single cell called a zygote। क्लियर है मेरी बात? आई थिंक आपको तीनों टेक्नोलॉजी समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगॉट बन जाएगा, तो जायगॉट जब बनता है तो जायगॉट फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है यूट्रस की तरफ। फैलोपियन ट्यूब से मूव करेगा यूट्रस की तरफ। देखिए जरा, मैं यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया? ओवम। यहाँ पर क्या आ गया? स्पर्म। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। जब यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन से क्या बनेगा? हमारे यहाँ पर जायगॉट। क्या बन जाएगा यहाँ पर? हमारे जायगॉट। क्लियर है ये बात? तो मैं जायगॉट ही दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली एक बार। ये है हमारे यहाँ पर जायगॉट। अब ये जायगॉट जो है ये यूट्रस है। ये क्या है हमारे यहाँ पर? यूट्रस। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पर वॉम्ब भी बोलते हैं जिसे, और यहाँ पर हमारे पूरे एम्ब्रियो फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से जायगॉट मूव करेगा टुवर्ड दिस साइड, इस साइड,
और यहाँ पे या यहाँ पे यूट्रस की वॉल पर आकर के क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होकर के अपने आपको पूरे 9 मंथ्स तक डेवलप करेगा, एक वेल डेवलप्ड फीटस में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस जब ये जाइगोट मूव करके यूट्रस की इनर लिनिंग पर फिक्स्ड हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइज्ड एग अटैच होता है यूट्रस की लिनिंग पर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेरा इम्प्लांटेशन। आगे आपको समझ में बात, इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है? पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक, जब फीटस फुली डेवलप्ड हो चुका होता है, प्रेग्नेंट वूमन जब 9 मंथ्स अपनी कंप्लीट करती है और जब वो फुली डेवलप्ड हो चुका होता है, तो फीटस को विजाइना के थ्रू या बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी के बाहर डिलीवर करती है, राइट? बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम? पार्चुरेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, फ्रॉम द मदर्स यूट्रस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्लियर है मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट आता है गेस्टेशन पीरियड। ये एक ऐसा ड्यूरेशन है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक फीटस मदर की वॉर्म में रह करके पूरा डेवलप होता है। वो ड्यूरेशन जो फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है और पार्चुरेशन या मैं कहूँ उसके बर्थ पे ख़त्म होती है, वो पूरा ड्यूरेशन क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड, राइट? ऐसा पीरियड, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर के बर्थ तक काउंट होता है, जो अपने वॉर्म में फीटस को पूरा डेवलप करती है मदर, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। अगर मैं यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड की बात करूँ तो हमें इसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। गेस्टेशन पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स। कितना लगता है? 9 मंथ्स, राइट? अगर मैं यहाँ पर आपको डेज में बताऊँ तो अराउंड 280 डेज। और डेज में बताता हूँ मैं आपको तो कितना लगता है? 280 डेज। और अगर मैं यही आपको अगर वीक्स में बताता हूँ तो ये जो है अराउंड 38 to 40 वीक्स का ड्यूरेशन यहाँ पर काउंट होता है। क्लियर है मेरी बात? इसमें कोई दिक्कत? आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को ना। चलिए, इसके बाद ये हमारी तीनों जो टर्म्स थी ये इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस मेल का और फीमेल का हम पढ़ेंगे। अगर मेल में स्पर्म बनता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल में ओवम बनता है तो उसको oogenesis बोलते हैं। ये सारे टर्म्स, सारी प्रोसेसेस हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन प्रोसेस बिफोर फर्टिलाइजेशन हुआ है। कब हुआ है? फर्टिलाइजेशन के पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इवेंट किस में काउंट होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। किस में काउंट होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होंगे। देन ये फर्टिलाइजेशन हो गया। देन इसके बाद के ये तीनों प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद ही होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है मेरी बात? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 ऑर्गन्स। अगर मैं कहूँ तो ह्यूमंस की ही हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में दो तरह के 6 ऑर्गन्स होते हैं, डिपेंड ऑन द ह्यूमन। अगर मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में फाउंड होगा? मेल्स में। तो दो तरह के 6 ऑर्गन्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and the second one is female
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस में होगा, फीमेल्स में, राइट। सभी को पता है, ये तो नाम से पता पड़ रहा है। और ये किस में होगा, हमारे मेल्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, इसमें टू पार्ट्स। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ऑफ मेनली टू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट वन इज primary sex organ and the second one is सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में 10th क्लास के अंदर, याद आ रहा होगा आपको कुछ। ऐसे ही हम फीमेल में भी डिस्कस करते हैं। एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा होगा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखो बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पे बोला है, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जिसमें बॉडी का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट रखा जाएगा जो हमारे गैमीट्स फॉर्म कर रहा है और सेक्स और हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, जो गैमीट फॉर्म कर रहा है और सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो इधर क्या आ जाता है, हमारा टेस्टिस, टेस्टीज। क्या आ गया इधर, हमारे टेस्टीज। अगर मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल्स में बात करूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरी। क्या आ गया यहाँ पर, हमारे ओवरी। और यहाँ क्या आ गया, हमारे टेस्टीज। क्लियर है। तो यहाँ पर फीमेल में ओवरी, मेल्स में टेस्टीज क्या करते हैं, हमारे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करेगा और स्पर्म भी रिलीज करेगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा तो ओवरी फीमेल के सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और फीमेल गैमेट ओवा भी रिलीज करेगा। उसके अलावा जो भी ऑर्गन्स, जो भी ट्यूब्स, जो भी पार्ट्स हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के। क्लियर है। देखिए जरा, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। अगर हम बात करें तो टेसीज के अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एपिडाइडाइमिस। ठीक है। क्या आ जाएगा, वास डिफरेंस। क्या आ जाएगा, वासेफ्रेंशिया। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पेनिस। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्सेसरी ग्लैंड्स। अगर मैं इधर देखता हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूट्रस। यूट्रस के अलावा क्या आ जाएगा, सर्विक्स, वेजाइना। क्लियर है। इसमें हमने पढ़ लिया, उसमें हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बात करूं तो टेस्टिस और ओवरी का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जरा इसको हम यहीं पर डिटेल स्टडी कर लेते हैं। टेस्टिस ओवरी के लिए, टेस्टिस क्या करता है, सबसे पहला काम, प्रोड्यूसेस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। सबसे पहले तो ये क्या बनाता है, हमारे स्पर्म। क्या बना रहा है, स्पर्म। क्लियर है। दूसरा,
produces and secrete male sex hormone। कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। अगर मैं इधर फीमेल में ओवरी की बात करूं तो ओवरी का काम क्या है? ओवरी जो है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर? ओवम, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं इसको? ओवा। उसके अलावा और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा। मेल और फीमेल्स में हमने क्या पढ़ा? मेल में पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, पेनिस, एसेसरी ग्लैंड्स। क्लियर है? इधर देख लीजिए फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या पढ़ा? ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। एक और क्वेश्चन आता है इससे, वो क्वेश्चन ये है, वो ये कहते हैं कि हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट जो थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा कि हमारे ह्यूमंस में जब गैमीट्स और सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं तो हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट होते हैं तो क्या स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में? प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है, राइट। तो प्यूबर्टी स्टेज के बाद में हमारे हॉर्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं बॉडी में? बहुत सारे चेंजेस। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो याद करिए हमने पढ़ा था कि जो बॉडी जब पैदा होता है बच्चा, साथ में जो ऑर्गन्स कैरेक्टर्स लेकर आ रहा है वो कहलाता है उसके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और हॉर्मोन्स के आने से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो याद रखना बच्चों कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये आफ्टर प्यूबर्टी जो भी हमें कैरेक्टर्स, जो भी हमें बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ कि ब्रेस्ट जो वन पेयर्ड होते हैं ये हमारे ना तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है हमारे बॉडी में? फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आ गई मेरी बात समझ में? ये ध्यान रख लेना, ब्रेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको हम मार्क कर देते हैं इधर कि ये फीमेल में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेनली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आ जाएगा अ पेयर टेस्टिस। याद रखें अभी हमने टेस्टिस के बारे में देखा। टेस्टिस यहाँ पर क्या है? गॉनेड्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्या करते हैं टेस्टिस? हमने यहाँ पर बात की थी कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और मेल्स में मेल सेक्स हार्मोन दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। तो जरा इसे लिख लेते हैं पहले हम। हमारे यहाँ पर टेस्टिस क्या है?
प्राइमरी, सेक्स ऑर्गन, और इसे हम और क्या बोलते हैं, गॉनेड्स भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर हम बात करें एसेसरी डक्ट्स, कौन कौन सी आती है एसेसरी डक्ट्स, यहाँ पर याद करिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब हमारे स्पर्म डेवलप होकर बाहर निकलते हैं तो रेटे टेस्टिस आता है, एपिडाइडमिस आता है, वासा इफ्रेंशिया आता है, वास डिफरेंस आता है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे एसेसरी डक्ट्स में आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो 3 ग्लैंड्स हमें पढ़नी है, कौन कौन सी, एक है यहाँ पर फर्स्ट सेमिनल वेसिकल जो 1 पेयर्ड होती है, सेकंड ग्लैंड है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो ओनली सिंगल होती है, एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर मैं कहूँ काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ये भी कितनी होती है, 1 पेयर्ड होती है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, क्या डेवलप किया था हमने, इनको क्या बोला था, इन सबको मिलकर के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पेनिस पढ़ेंगे। पेनिस की बात करूँ दैट इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये क्या है हमारे यहाँ पर मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन, राइट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पर मेनली 4 हैं, इन चारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करूँगा। हमारे एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ये वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा हमने उसमें और मॉडिफिकेशन किया ताकि हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से बॉडी के पार्ट्स बता सकें। तो यहाँ पर एक एक लेबलिंग में करने वाला हूँ, हमें ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ये डायग्राम जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इधर की लेबलिंग करते हैं, देन हम इधर की लेबलिंग करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ये क्या है, सबसे पहले हमारे सेमाइनल वेसिकल, क्या है, सेमाइनल वेसिकल। दूसरा सेमाइनल वेसिकल और ऊपर से आ रही है वास डिफरेंस, ये मिलकर के जो डक्ट बनाती है इसे क्या बोलते हैं हम, इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं इसे हम, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है मेरी बात। नाउ इजैकुलेटरी डक्ट के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये पिंक वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या थे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या थी ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये छोटी जो आपको दिखी छोटी सी स्ट्रक्चर स्मॉल ग्लैंड, ये है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल, या फिर मैं कहूँगा इसे यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, काउपर्स ग्लैंड। नाउ इसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये पीछे वाला एनस पार्ट है जो ओपन हो रहा है, ये हमारा रैक्टम बनता है। तो पीछे वाली बॉडी के अंदर जो ओपनिंग है इसे हमने क्या बोल दिया, एनस बोल दिया। अब नीचे हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे जो क्या था हमारा एपिडाइडमिस है, और नीचे हम कहें ये टेस्टिस किस में पैक्ड है, हमारे स्क्रोटम, स्किन का जो बैग है, पाउच है बिटवीन 2 लेग्स, दैट इज अ स्क्रोटम। तो यहाँ पर ये है हमारे एपिडाइडमिस, राइट, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के बाद आ जाएंगे हमारे स्क्रोटम। तो हमने अभी वन साइड की लेबलिंग्स कंप्लीट कर ली है। अभी हम बात करेंगे इसके बाद इधर की लेबलिंग, जरा देखिए फटाफट इधर की लेबलिंग क्या कहती है। अगर मैं कह रहा हूँ ये टेस्टिस से जो हमारे डक्ट जा रही है जो घूम करके, ये डक्ट क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर, वास डिफरेंस, क्या कहलाती है, वास डिफरेंस। अब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन फिल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिन ब्लेडर के नीचे जो मार्किंग की गई है दैट इज अ पेल्विक बोन, ये हमारे पेल्विक रीजन की बोन है, इसे हम क्या बोल देंगे, पेल्विस बोन। नाउ नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है लिगामेंट। इसके बाद हम नीचे लेबलिंग देखें तो ये हमारे यहाँ पर एक पाउच है जिसे हम बोलते हैं डीप पेरिनियल पाउच, क्या बोलते हैं इसे हम, डीप पेरिनियल पाउच। ना उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो जगह है
ये है हमारा पेनिस, और पेनिस में यहाँ पर हमने जो इसमें मस्कुलर कॉर्ड्स है इनको भी मार्क किया है। जो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ पर पेनिस है, मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है पेनिस। ये वाइट वाली जो आपको कॉर्ड दिख रही है दैट इज़ अ डिफरेंट, और ये पिंक कलर की आपको जो कॉर्ड दिख रही है दैट इज़ अ डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स हैं। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नीचे वाली जो टिप तक एक्सटेंड हो रही है इसे बोलेंगे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। नाउ इसके बाद आपको यहाँ यूरिन ब्लैडर से एक डक्ट, एक पूरी ट्यूब दिखाई दे रही है जो कि डार्क कलर की है, जो बॉडी के बाहर पेनिस से बाहर जा रही है। ये कहलाती है यूरेथ्रा। क्या कहलाती है यहाँ पर? यूरेथ्रा। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो पेनिस का जो टिप पार्ट जो कि फूला हुआ रहता है, ये टिप पार्ट क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर? ग्लांस पेनिस। क्या कहलाएगा? ग्लांस पेनिस। और यहाँ पर ये यूरेथ्रा जिस पोर के थ्रू बाहर ओपन हो रही है, इस पोर को हम क्या बोलते हैं? इस पोर को यहाँ पर हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटर्स। क्या बोलेंगे इसे हम यहाँ पर? यूरिथ्रल मीटर्स। यहाँ पर यूरिथ्रल ऑरिफिस भी बोला जाता है इसे। एक्चुअली जो हमारे यूरिथ्रा है इसकी यहाँ की ओपनिंग और यहाँ की ओपनिंग यूरिथ्रल ऑरिफिस कहलाती है। ये अंदर है तो उसको इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस बोलेंगे। ये बाहर की तरफ ओपन हो रही है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। क्लियर? तो ये सारी लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है और हमें एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये सारी लेबलिंग्स हमें आनी चाहिए। बट मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर एक चीज़ मार्क कर देता हूँ कि जो लेबलिंग्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो कौन सी है जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ी है? पैल्विक बोन, लिगामेंट, डीप पेरिनियल पाउच, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये हमारी वो है जो कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टडी करी है। बाकी इनके अलावा जो रिमेनिंग है वो सारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी की सारी किस में दी गई है? हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। चलो, अभी हमने इस डायग्राम को कहाँ से देखा है? बॉडी में साइड से देखा है। अब हम इसी डायग्राम को सामने से देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम गिवन है। चलिए आगे देखते हैं। एक और डायग्राम गिवन है, अलग वे से दिखाया गया है डायग्राम, उससे हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हमारे फ्रंट से डायग्राम था, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट साइड से डायग्राम दिया हुआ था। इसकी भी लेबलिंग्स हम कर लेते हैं। ज़रा नीचे से स्टार्ट करते हैं इसकी लेबलिंग्स। तो यहाँ पर ये क्या है? टेस्टीज, राइट। ये वाली पार्ट क्या कहलाती है? एपिडाइडेमिस। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? वास्ट डिफरेंस। क्लियर है? जब ये वास्ट डिफरेंस ऐसे लूप बना रही है तो किसके ऊपर लूप बना रही है? ये क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर? यूरेटर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर कहलाता है यूरिनरी ब्लेडर, जिसमें यूरिन आकर के फिल होगा। क्लियर है? अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली ग्लैंड फॉर्म होती है। ये कौन सी ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पर? सेमाइनल वेसिकल। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर? ये सेमाइनल वेसिकल। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये बड़ी सी बॉल लाइक शेप में जो ग्लैंड है ये कौन सी है हमारे यहाँ पर? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ही होती है ये हमारे मेल्स में। यहाँ पर दो छोटी सी स्ट्रक्चर्स जो कि ग्लैंड्स कहलाती है, ये ग्लैंड्स कहलाती हैं बल्बो यूरेथ्रल, या इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। दूसरा नाम क्या है इसका यहाँ पर हमारे? काउपर्स ग्लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से जो आ रहा है ये एक लंबी सी सेंटर में ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है हमारे यहाँ पर? यूरेथ्रा। क्या कहलाती है? यूरेथ्रा। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? हमारे पेनिस। जो आगे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है पेनिस का, दैट इज अ ग्लांस पेनिस। जो ओपनिंग है यहाँ पर यूरेथ्रा की, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? जैसे कि हमने पढ़ा था यूरेथ्रल मीटर्स या यूरेथ्रल ओरिफिस।
तो हमने यहाँ पर हमारे देखो क्या पढ़ लिया, फीमेल जेनिटल, फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर गोनेड, उसके बाद में एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, पेनिस, यूरिथ्रल मीटर्स, यूरिथ्रा, ये सब किस में आ गया, हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ गया। ग्लैंड्स में आ गए हमारे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल एंड काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर हमने ये डायग्राम दूसरे वे में पढ़ लिया, जो पहले था वही डायग्राम, बस इसका जो अपीयरेंस है वो सामने से दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यही डायग्राम हम डिटेल में, थ्योरी हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है जरा देखते हैं। टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन के बाहर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर। हमारे जो एब्डोमेन होता है इसके बाहर बीच में, टू लेग्स के बीच में, मतलब बिटवीन द टू लेग्स हमारे एक स्किन का फोल्ड ऐसे प्रेजेंट होता है। उस स्किन के फोल्ड को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसी में हमारे यहाँ पर टेस्ट, जरा देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारे स्क्रोटम है, और स्क्रोटम जो होता है इसके अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एक टेस्टिस हमारे ये रहा, दूसरा टेस्टिस हमारे यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर जो दो टेस्टिस हैं, साइज पर मत जाना, साइज तो ऊपर नीचे बन जाता है, शेप भी ऊपर नीचे बन जाता है। यहाँ पर ये दो टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू लेग्स। ये स्क्रोटम हमें बॉडी में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, क्या कहलाता है ये, हमारे स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में रहने का फ़ायदा क्या है, स्क्रोटम में रहने का फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उस टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकते। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो बॉडी में रहते हुए वो मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पर्म्स जो हैं कहाँ बनेंगे, बॉडी के बाहर। दैट मीन्स हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से शिफ्ट होकर के नीचे हमारे एक स्किन का पाउच है स्क्रोटम, उसमें चले जाते हैं। वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से हमें कम मिलता है, और वहाँ पर जब टेम्परेचर कम मिल रहा है तो स्पर्म का प्रोडक्शन ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रोटम में रहने का फ़ायदा क्या है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। स्क्रोटम के बाद अब हम बात कर लेते हैं टेस्टीज। टेस्टीज का शेप कैसा होता है, ओवल शेप। टेस्टीज का साइज़ क्या है, याद करनी है हमें, काउंटिंग 2 3 4 5, 2 3 4 5 सेंटीमीटर टेस्टीज का साइज़ है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर ध्यान रखना, ये टेस्टिस जो होते हैं हमारे स्क्रोटम में, एक सेप्टम होता है, हमारे स्क्रोटम में एक सेपरेशन लेयर होती है, उसके थ्रू दोनों टेस्टिस सेपरेट रहते हैं। एक राइट वाले को बोलते हैं राइट टेस्टिस, लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट टेस्टिस। क्लियर है? यहाँ पर जो टेस्टिस हैं इनसे जो हमारे वास्ट डिफरेंस जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस जो मूव कर रही है वो आपको दिख रही है कैसे जा रही है, यहाँ से निकल के। तो वास्ट डिफरेंस जब जा रही है तो यहाँ पर क्या बनती है, एक कैनाल, उस कैनाल के थ्रू वो पास होती है। कैनाल्स के थ्रू केवल वास्ट डिफरेंस पास नहीं हो रही, यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सभी पास होती है। तो यहाँ पर एक कैनाल सी फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, जिसके थ्रू हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, क्या बोलूँगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में क्या आ गए हमारे, जो यहाँ से निकल रहे हैं ट्यूब्स, जिसमें हम बात कर लेंगे यहाँ पर स्पर्म ले जाने वाली वास्ट डिफरेंस, साथ में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, वो सब एक इंग्विनल कैनाल के होते हुए बाहर निकल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, जब हमारे ह्यूमंस में प्रेगनेंसी रहती है, तो जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है उस समय पर ये टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमेन में ही होते हैं। ये टेस्टिस कहाँ होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस समय किसी भी तरह का स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी में स्पर्म्स नहीं बनेंगे, तो टेम्परेचर लेस, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये टेस्टिस कहाँ होते हैं, हमारे एब्डोमेन में होते हैं। बट अगर जब 9 मंथ्स पूरे हो रहे होते हैं तो उस समय पर हमारे टेस्टिस जो होते हैं, डिलीवरी, फीटस के डिलीवरी के पहले टेस्टिस जो होते हैं वो खिंच करके नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं, खिंच करके पुल हो जाते हैं, और कहाँ आ जाते हैं, वो हमारे स्क्रोटम में आ जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर हम कहेंगे
कि कुछ स्पेशल टाइप के लिगामेंट्स होते हैं जो इनको ऊपर से नीचे खींच के लाते हैं दोनों तरफ, दोनों टेस्टिस के लिए। इन लिगामेंट्स का नाम आता है गुबर्निकुलम। क्या आता है? गुबर्निकुलम। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की क्या होगी, मसल्स होगी। क्या होगी? स्पेशल टाइप की मसल्स। ये मसल्स का नाम है डार्टूज मसल्स। क्या कहते हैं इनको हम यहाँ पर? डार्टूज मसल्स। यहाँ पर मैं ये पिंक कलर से जो बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ यहाँ पर? मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये डार्टूज मसल्स। क्या काम है इसका? ये वो मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं। इसके साथ में दूसरी मसल्स भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्रेमेस्टर मसल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब आप देखते हैं, जब विंटर्स चल रहे होते हैं तो स्क्रोटम सिकुड़ करके छोटा सा हो जाता है और ऊपर की तरफ खिंच जाता है, टुवर्ड द एब्डोमेन की तरफ वो यहाँ पर पुल हुआ रहता है। क्योंकि ठंड के अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गेन वो लेता है, जिससे अंदर स्पर्म बनाने के लिए जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए वो बना रहे। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो जब समर्स होती है तब ये एक्सपेंड हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये डार्टूज मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा रिलीज होगी और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने में डार्टूज मसल हेल्प करता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों होते हैं? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर, जो कि स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। स्क्रोटम में कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये सब प्रोवाइड करता है? डार्टूज मसल्स। कौन सी? डार्टूज मसल्स हैं, क्रीमेस्टर मसल्स हैं, जो यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और बच्चे के जन्म के समय ये टेस्टिस खिंच करके पुल होकर करके नीचे स्क्रोटम में नहीं आते, ऊपर एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं? यहाँ ऊपर एब्डोमेन में ही अगर रह जाते हैं तो उस केस के अंदर मैं कहूँगा कि जो डिसऑर्डर कहा जाएगा वो कहलाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहलाएगा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। खैर ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक सर्जरी करते हैं ऑर्किपैक्सी नाम से, और उसके थ्रू ये टेस्टिस को खींच करके नीचे ले आते हैं और स्क्रोटम में उसको फिक्स्ड करते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो टेस्टिस हैं यहाँ पर, जो स्क्रोटम में प्रेजेंट है टेस्टिस, क्लियर है? यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की मैं बता रहा हूँ, जो एनिमल्स में बनी ही रहती है। जो किसी एनिमल्स ऐसे हैं जो इनमें ये स्क्रोटम में आते ही नहीं हैं, टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन कैविटी में ही बने रहते हैं। ठीक है? तो एब्डोमेन कैविटी में ही बने रहते हैं। ऐसे एग्जांपल्स एलिफेंट। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा? एलिफेंट। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में ये टेस्टिस कहाँ आ गए हैं? हमारे स्क्रोटम में। तो मैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी भी बोल सकता हूँ, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो मैं इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल या फिर मैं कहूँ इसको तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है हमारी थ्योरी, जरा देख लेते हैं। स्क्रोटम क्या है? अ हाउस ऑफ टेस्टिस। यस, बिल्कुल राइट। ये क्या हेल्प करती है यहाँ पर? हमारे मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। यस, कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यह स्क्रोटल सेप्टम होता है। यस, मैंने क्या बताया था? स्क्रोटम में एक हमारे यहाँ पर क्या है? सेपरेशन लेयर, जिसे क्या बोला? स्क्रोटल सेप्टम, जो दो अलग अलग स्क्रोटम सेक्स बनाती है, जिनमें एक एक टेस्टिस यहाँ पर रहते हैं। डार्टूज मसल्स की बात कर रहे हैं। डार्टूज मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्क्रोटम में। डार्टूज मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तो टेम्परेचर को क्या करती है?
बढ़ाती है। जब ये सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन करके सिकुड़ जाती है, तो अंदर की हीट को ट्रैप करती है और हीट लॉस को रोकती है। इसकी वजह से ये अपने टेम्परेचर को विंटर्स में मेंटेन करके रखती है। तो आप देखेंगे कि जो मेल्स होते हैं उनमें विंटर्स के समय स्क्रोटम सिकुड़ के छोटा हो जाता है और समर्स में ये स्क्रोटम एक्सपेंड रहता है। क्लियर है मेरी बात? थ्योरी आपकी के बारे में थी और आपको समझ आ गई होगी, जो कि हमने पढ़ी थी कब, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझी थी। नाउ टेस्टिस की अगर हम स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो टेस्टिस के अंदर 3 लेयर्स होती है। टेस्टिस में क्या होती है यहाँ पर हमारे 3 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका वेजिनलिस। मिडिल वाली जो लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्लियर है मेरी बात? चलिए देखिए एक बार, यहाँ पर ये रहा हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं कहूँ तो ये तो वास्ट डिफरेंस निकल गई। ये क्या निकल गई? वास्ट डिफरेंस। इसके पीछे का ये पार्ट क्या बन गया हमारे? ये पीछे का पार्ट हमारे एपिडाइडमिस। क्या बन गया? एपिडाइडमिस। बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है मेरा किसका? मेन टेस्टिस का ये वाला स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं एक बार, जो लेबलिंग है वो कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। वास्ट डिफरेंस। नाउ ये हेड रीजन, ये बॉडी रीजन, ये टेल रीजन, इसके एपिडाइडमिस। किसके हैं ये? एपिडाइडमिस के। क्लियर है? इसके बाद अब मैं अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या कहलाती है? आउटर लेयर, ट्यूनिका वेजिनलिस। इसके बाद ये अंदर वाइट वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाइट वाली लेयर है, ये मिडिल लेयर है। और जो मिडिल लेयर होती है, ये हमारे अंदर की तरफ सेप्टम भी क्रिएट करती है। जो टेस्टिस होते हैं ना, इस टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो एक टेस्टिस में अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स तक हो सकते हैं। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने कहा ये जो आपको वाइट वाली लेयर दिख रही है, ये क्या है? मेरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, यही वो लेयर है जो अंदर की तरफ कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर देती है, अंदर की तरफ धस करके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर देती है। क्लियर है मेरी बात? आपको ये पिंक कलर की जो कॉइल्ड दिख रही है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है यहाँ पर हमारे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कॉइल्ड होती है, इन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? अराउंड 250। कितने होते हैं? अराउंड 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। क्लियर है? इसके बाद ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स आगे एक सीधी सीधी ट्यूब्यूल से अंदर खुलती है, जिन्हें हम बोल देते हैं यहाँ पर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। जिन्हें हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आगे जाकर एक नेटवर्क से में ओपन होती है। ये नेटवर्क सा है, ये कहलाता है रेटेड टेस्टिस। क्या कहला रहा है? रेटेड टेस्टिस। इसके बाद रेटेड टेस्टिस आगे एपिडाइडमिस से कनेक्ट होती है। इससे? वासा एफरेंशिया। किससे कनेक्ट हो रही है ये हमारे? वासा एफरेंशिया से। तो ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने क्या बोला? टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो कंपार्टमेंट का खाली स्पेस होगा, उस खाली स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे उसे हम यहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट जो हमारी थ्योरी दी गई है उसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और बाकी बचा हुआ स्पेस इंटरस्टिशियल
स्पेस। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे स्पर्म है वो कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर है मेरी बात। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ पर क्या बनता है, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मतलब हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पेशल सेल्स होती है, ठीक है, जहाँ पर हम बोलेंगे उनको यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम, जो आगे म्यूसिस डिवीजन करके क्या बना देगी, स्पर्मेटोजोआ बना देगी। और उनमें क्यूबॉइडल लॉन्ग सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, हमारे डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी। बात आती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी स्पेशल सेल्स होगी, एंडोक्राइन एक्टिविटी करेगी, वो हार्मोन रिलीज करेगी, कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा करेगी, टेस्टोस्टेरॉन। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ईच टेस्ट इज फॉर्म्ड अबाउट 200 to 250 स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जिन्हें हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला। क्लियर है। एक लोब्यूल जो है उसमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनेंगे, स्पर्म्स। जैसा मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती है। एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम जो आगे जाके स्पर्म बनाएगी, और दूसरी सेल होती है सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म को एम्बेडेड करती है अपने अंदर और नरिशमेंट करती है। क्लियर है स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हमारे जो टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स फिर आगे जाकर के ओपन होती है किसमें, हमारे रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जो है आगे फ्यूज होकर के 10 से 20 इफरेंट डक्ट्स मतलब वासा इफ्रेंशिया फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, हमारे वासा इफ्रेंशिया, जो कि हमने अभी डायग्राम में स्टडी कर लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाहर का जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन एक्टिविटी करती हैं, और इन सेल्स को नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या बनाती है, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन बोलते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे, जिसे एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो सेल्स होती है वो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है। जरा डायग्राम है एनसीईआरटी का, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो है कौन सा रीजन, ये रीजन कहलाता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या कहलाता है हमारा, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है जिसको मैंने ग्रीन कलर में अंदर मार्क कर दिया है, ये क्या है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा अगर मैं इस रेड वाले की बात करूं तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये भी हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, ठीक है, इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, 2 तरह की सेल। एक तो हमारे कॉम्पिटेंट सेल होती है जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी रखती है, और दूसरी क्या होती है इधर, लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमारा सेक्स हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल में होती है। 2 सेल्स, कौन सी वाली, लेडिक सेल्स और कॉम्पिटेंट सेल्स। 2 सेल, लेडिक सेल और कॉम्पिटेंट सेल। लेडिक सेल प्रोड्यूस करेगी हार्मोन, कॉम्पिटेंट सेल की प्रॉपर्टी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये क्या है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें यहाँ पर जो सेल होगी ये क्या होगी, हमारे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, या जिसे मैं मेल जर्म सेल भी बोलूँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर लंबी क्यूबॉइडल सेल्स दिखेगी जिन्हें मैं क्या बोलूँगा, सर्टोली सेल्स। जिन्हें मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, हमारे सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पर 2 तरह की सेल्स हैं, कौन सी, एक स्पर्मेटोगोनियम, दूसरी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम म्यूसिस करेगी, आगे जाके डेवलप हो रही है म्यूसिस से, और क्या बना रही है, हमारे स्पर्मेटोजोआ। क्या बना रही है, स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ जो होती है सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाती है।
सर्टोली सेल्स इन स्पर्मेटोजोआ को नरिश करती है, डेवलप करती है, और इसीलिए सर्टोली सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, नर्स सेल। सर्टोली सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है हमारे यहाँ पर, नर्स सेल। आगे मेरी बात समझ में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, क्या कह रहा हूँ मैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात कर लेते हैं पहले। चलो, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, क्लियर है। टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहलाता है वो, इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी और उसके अलावा क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में दो तरह की सेल, दो सेल्स होती हैं अलग अलग। कॉम्पिटेंट सेल जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी रखती है, लेडिक सेल जो एंडोक्राइन एक्टिविटी करती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। आगे मेरी बात, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में खाली स्पेस की तो बात कर ली, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी बात कर लेते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर दो तरह की सेल होती हैं मेनली, एक स्पर्मेटोगोनियम और एक सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम म्यूसिस डिवीजन करेगी, आगे डेवलप होता जाएगा तो क्या बनाएगा वो, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। जैसे जैसे म्यूसिस डिवीजन होता है वो सेल आगे की तरफ, सेंटर की तरफ मूव करती जाती है। तो आपको सेंटर में दिखेंगे ये टेल वाले स्ट्रक्चर्स, स्पर्मेटोजोआ क्या कहलाते हैं हमारे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो है हमारे जो लंबी क्यूबॉइडल सेल्स हैं उनके अंदर जाकर एम्बेडेड फिक्स हो जाते हैं और धस जाते हैं, और उन सर्टोली सेल्स बोलते हैं उन्हें। उन सर्टोली सेल्स से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते रहते हैं। जब भी नरिशमेंट लेते हैं तो खुद को मैच्योर करते हैं, खुद को यहाँ पर हम कहेंगे स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस इज स्पर्मिएशन, ठीक है। यहाँ पर खुद को क्या करते हैं, ये डेवलप करते रहते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर, और फिर ये जब ये मैच्योर हो जाते हैं, कम्प्लीटली स्पर्म डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ से निकल के ये कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल में। स्ट्रेट ट्यूब्यूल से कहाँ चले जाते हैं, ये रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहाँ जाते हैं, ये हमारे वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से कहाँ जाते हैं, ये हमारे एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रोमीटर से बॉडी के बाहर इजैकुलेट कर दिए जाते हैं। आई थिंक आपको ये सभी समझ आ गया होगा। जरा उसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। तो वासा एफरेंशिया लीव करती है टेस्टिस को, और वासा एफरेंशिया किस में ओपन होती है, एपिडाइडमिस। मतलब एपिडाइडमिस इज द डिफरेंट पार्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। एपिडाइडमिस जो होती है 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी लॉन्ग, 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। पोस्टीरियर साइड होती है टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, एक डायग्राम आपने देखा था ये वाला, तो ये जो आपने देखी ट्यूनिका वेजिनलिस दिख रही है ना, ये कहाँ नहीं होती, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं होती। ये कहाँ पर नहीं होती, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एपिडाइडमिस। क्या है, एपिडाइडमिस। चलिए, एपिडाइडमिस जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फंक्शनल मैच्योरेशन। मतलब हमारे स्पर्म का तो पूरा फॉर्मेशन हो गया था, कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन अभी ये फंक्शन करने के लिए मैच्योर नहीं हुई है। तो फंक्शनली मैच्योर होने के लिए इसको कहाँ पर स्टोर होना पड़ता है, एपिडाइडमिस में। तो एपिडाइडमिस के दो काम हो गए, स्पर्म को स्टोर करना टेम्परेली और उसको फंक्शनली मैच्योर करना। स्पर्म को टेम्परेली स्टोर करना और फंक्शनली मैच्योर करना, ये दो काम किसके हैं, हमारे एपिडाइडमिस के हैं। एपिडाइडमिस आगे जाकर के किस में बढ़ेगा, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ऊपर की तरफ एब्डोमेन में एंटर करती है, यूनिट के ऊपर लूप बनाती है, और लूप बना करके फिर कहाँ जाती है, ये हमारे ओपन होती है, कहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल डक्ट के साथ मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है उसके साथ मिलकर के क्या बना रही है, ये इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे पहले रेटिटेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जब सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मर्ज हो रही है तो क्या बना देती है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये आगे जाकर के किस में फ्यूज़ होगी, यूरिनरी ब्लेडर से जो हमारी यूरेथ्रा आ रही उसमें फ्यूज़ होगी, और उसके थ्रू ये बॉडी के बाहर हमारे स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएगी। अब ध्यान रखना, सेमाइनल वेसिकल आ गया, उसकी डक्ट आएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट आएगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की डक्ट आएगी। ये तीनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं। इन तीनों की जो डक्ट्स हैं, इन तीनों ग्लैंड्स के सीक्रीशन हमारे कहाँ पर मिक्स होंगे, यूरेथ्रा में मिक्स होंगे। तो यहाँ पर ये डक्ट्स क्या करती हैं, यहाँ पर
स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, कहाँ से, टेस्टिस से लेकर के यूरिथ्रा तक। कहाँ से कह रहा हूँ, डक्ट्स कहाँ से, रेटे टेस्टिस से। डक्ट्स कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, रेटे टेस्टिस से ही बात कर रहा हूँ। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारे, यूरिनरी ब्लेडर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है यूरिथ्रा हमारे, यूरिनरी ब्लेडर से। और कहाँ तक जा रही है आगे, पेनिस को क्रॉस करते हुए पेनिस के बाहर ओपन होती है, तो उसकी जो बाहर ओपनिंग हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटर्स। जो पेनिस के बाहर ओपनिंग हो रही है उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटर्स, या फिर यूरिथ्रल ओरिफिस भी बोला जाता है। वो बाहर की है इसलिए उसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस बोलेंगे। और ऐसे ही जब यूरिनरी ब्लीडर से अराइज होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, लेकिन अभी पाथवे पढ़ना बाकी है, अभी एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ना बाकी है, अभी एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ना बाकी है। ये सब हम पढ़ेंगे बहुत जल्द, ये सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बहुत जल्द। आज जो पढ़ा हमने उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से डायग्राम्स की लेबलिंग्स को लर्न करिएगा, अच्छे से समझिएगा, और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स है, जल्दी से नाम बताओ मुझे। सेमाइनल वेसिकल है, वन पीरियड, वन प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड वन पीरियड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल जेनिटल ऑर्गन, दैट इज पेनिस, पेनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, सीमन, सेमिनल प्लाज्मा, सेमन फ्लूइड, और सीमन का कितना कंटेंट क्या होता है, पाथवे क्या है हमारे स्पर्म्स का, ये सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास। आई थिंक आपको आज का हमारा पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रिवाइज करिएगा, इसको बार बार लर्न करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको याद करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको भी हमारे साथ में जुड़ना है और हमारे कोर्सेज के साथ में अपनी कैरियर को पूरा करना है जुड़ करके, तो हमारे ये 3 डिफरेंट डिफरेंट बैचेस, 11th क्लास के लिए निर्माण बैच, जैसे कि आप 12th में हैं तो आप लोगों के लिए होगा पराक्रम बैच, जो कि नेक्स्ट ईयर जिसमें आप नीट के एग्ज़ाम को देंगे। नेक्स्ट आ गया अभ्यास बैच, जिसमें हम नेक्स्ट ईयर टॉपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ अपियर कराते हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 में होने वाले नीट एग्ज़ाम में उनको अपियर करने होंगे, वो हमारा अभ्यास बैच को चूज़ कर सकता है। अगर आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमारे QR कोड को स्कैन करना चाहिए, और आपको डाउनलोड करना चाहिए, हमारे कोर्सेज़ को लॉगिन करना चाहिए, हमारे कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए, और फिर आपको लॉगिन आईडी वगैरह मिलेगी, दैन उसके थ्रू आप रेगुलर लाइव क्लासेस ले सकते हैं और अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देख सकते हैं। थैंक यू।